हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मेहुल शर्मा और आपका स्वागत है मेरी इस नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम करने वाले हैं यूनिट 5 लेसन 1 जिसका नाम है स्टॉक मार्केट बेसिक कॉन्सेप्ट्स। अब आप इस चैप्टर में स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। एक बार इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थोड़ा आप शेयर के बारे में जानिए कि आखिर ये शेयर होता क्या है। तो जो शेयर होता है वो आपकी हेल्प करता है आपकी जो लॉन्ग टर्म वेल्थ है उसको जनरेट करने में। अब आपने कई जगह देखा होगा या कई जगह सुना होगा कि लोग कहते हैं कि जो शेयर है या स्टॉक मार्केट है ये काफी डेंजरस होता है, क्योंकि इसमें क्या है, काफी ज्यादा आपको रिस्क देखने को मिल सकता है। लेकिन ये आपके लिए फायदेमंद भी हो सकता है अगर आपको इसकी नॉलेज हो, आपको इसका पूरा आपको पता हो कि कैसे सब स्टॉक वगैरह काम करते हैं, इसके सारे टर्म्स के बारे में पता हो। और अगर आपको पता है कि कौन सा आपके लिए राइट है, मतलब राइट शेयर है, उसमें आप अगर पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कई ज्यादा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। तो देखिए, आप जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तो आप इसके बारे में अच्छे से समझ जाएंगे कि हमारे लिए कौन सा शेयर बढ़िया है, और आप सीख जाएंगे कि आप स्टॉक मार्केट में कैसे घुस सकते हैं, उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अपने लिए एक बढ़िया सा कैसे आप शेयर चुन सकते हैं, आप अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं। तो सब इसके बारे में आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब स्टॉक मार्केट के बारे में जानने से पहले इसकी थोड़ी हिस्ट्री के बारे में जान लीजिए। अब देखिए, स्टॉक मार्केट को चलाने के लिए सबसे पहले हमें स्टॉक ब्रोकर के बारे में जानना पड़ेगा। ये जो स्टॉक ब्रोकर होते हैं ये एक टाइप के एक ट्रेडर होते हैं जो स्टॉक बेचते हैं कंपनियों के। तो पुराने टाइम में जो स्टॉक ब्रोकर थे ये पहले जो बनियान के ट्री होते थे, यानी बरगद के जो पेड़ होते थे, उनके नीचे बैठकर ये अपने ट्रेड्स बेचा करते थे, मतलब स्टॉक बेचा करते थे। लेकिन वक्त के साथ क्या होता गया कि जो स्टॉक ब्रोकर थे इनकी संख्या बढ़ने लगी और इतनी ज्यादा बढ़ गई कि इनको अपनी जो वो लोकेशन थी उसको रिलोकेट करना पड़ा। फिर 1854 में क्या हुआ कि ये जब इन्होंने अपनी वो शिफ्ट कर ली तो इन्होंने एक स्ट्रीट को पकड़ लिया, वहां पे अपने आप को रिलोकेट करा और इस स्ट्रीट का नाम दे दिया दलाल स्ट्रीट। तो दलाल का मतलब हिंदी में तो दलाल बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इसको शायद मीडिएटर बोलते हैं। मीडिएटर मतलब जो बीच की मध्यस्थता करवाता है, कोई भी बीच का काम करने वाला। तो जो ब्रोकर होता है वो एक इन्वेस्टर के बीच और एक कंपनी के बीच में जो स्टॉक है उसका एक्सचेंज करवाता है, उसको खरीदवाता है, बेचवाता है। तो मतलब बीच का काम करता है, इसलिए हम इसको जो ये स्ट्रीट थी इसका फेमस नाम पड़ गया दलाल स्ट्रीट। तो जो दलाल स्ट्रीट थी वो एशिया की सबसे ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रीट थी, मतलब ये सबसे पुरानी, सबसे पहले स्टॉक यहीं पर बेचे गए थे। अब लेकिन इसका नाम चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम कर दिया गया है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी बीएसई। और इसको क्या है, बॉम्बे में लोकेट कर दिया गया, पहले दलाल स्ट्रीट से हटाकर अब इसको बॉम्बे में लोकेट कर दिया गया, तो इसलिए इसका नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पड़ा। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इंडिया की पहली स्टॉक एक्सचेंज कंपनी थी और इसने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करा इंडिया स्टॉक मार्केट को बढ़ाने में। अब देखिए, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी का गठन हुआ था 1993 में। फिर कुछ सालों बाद क्या हुआ कि जो दोनों एक्सचेंज कंपनी थी इन्होंने स्विच कर लिया अपने आप को एज अ ओपन एनवायरनमेंट में ट्रेडिंग करने के लिए, मतलब खुले तौर पे ये सारे जो कंपनी के शेयर्स थे वो बेचने लगे थे। स्टॉक मार्केट अब इसमें कोई भी अब स्टॉक खरीद सकता था, ये सभी लोगों के लिए खुल गया था। पहले के टाइम पे क्या होता था, जो बड़े बड़े व्यापारी होते थे उनके लिए था, बस जो जिनके पास ज्यादा पैसा होता था। लेकिन अब ये सबके लिए खुला हुआ है, आम व्यक्ति के लिए भी खुला हुआ है और इसमें कोई भी अभी इन्वेस्ट कर सकता है। अगर देखा जाए तो जो इंडिया स्टॉक मार्केट है उसकी जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा लेंदी है, तो आप इसको एक फ्लो चार्ट की मदद से शॉर्ट में आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिए, 1854 में जो स्टॉक एक्सचेंज रिलोकेट हो गया था दलाल स्ट्रीट में, उसके बाद क्या हुआ था 1875 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था उसका गठन किया गया। अब देखिए 90s में क्या हुआ, 1956 में जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज था ये पहला स्टॉक एक्सचेंज बन गया था जो सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया था। फिर 1993 में जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज था उसको स्टैब्लिश किया गया। अब देखिए 20s में क्या हुआ, तो 20s में एनएससी के अंदर इंटरनेट ट्रेडिंग और डेरिवेटिव ट्रेडिंग को स्टार्ट किया गया। फिर देखिए 2001 में क्या हुआ, जो बीएससी था वो पहले क्या है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं था। आपने देखा होगा कि आपने हर्षद मेहता की वो वेब सीरीज देखी होगी, उसमें कितनी भीड़ भाड़ रहती थी, हाथों से स्टॉक पर्चों पे स्टॉक बेचा जाते थे। लेकिन 2001 के बाद इसको कंप्यूटराइज कर दिया गया, अब ये भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग का यूज करने लगे। अब देखते हैं कि स्टॉक मार्केट कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म करता है। पहला है लिक्विडिटी। तो देखिए, स्टॉक मार्केट का जो प्राइमरी फंक्शन है वो ये है कि जितने भी सेल जो भी स्टॉक सेल किए जाते हैं, कोई भी स्टॉक खरीदे जाते हैं, तो उनको एक टाइप की सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है। और जो स्टॉक मार्केट होता है, जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं, ये इनको एश्योर करता है, इनको मतलब गारंटी देता है कि जो भी वो पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो भी स्टॉक खरीद ले, उनको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। और जो स्टॉक मार्केट होता है वो जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है उसको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट या मिड टर्म इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करने की परमिशन देता है। अगला है मेकिंग रूम फॉर स्पेकुलेशन। तो देखिए, स्पेकुलेशन के लिए जो स्टॉक मार्केट है वो अलग से एक रूम क्रिएट करता है, यानी रूम बनाता है। स्पेकुलेशन का मतलब है जितनी भी अटकलें, मतलब जिनको भी कोई क्वेश्चन पूछने की कौन सा स्टॉक चलने वाला है, कौन सा गिरने वाला है, जो भी उनको जानकारी बटोरनी है, तो स्टॉक मार्केट में जाकर वो ये सब पता कर सकते हैं। उनके अलग से एक रूम बनाया गया है।
अब देखिए बोल रहा है कि ये जो मार्केट प्राइस है उसकी तरफ जाता है, मतलब उसको लीड करता है, लेकिन ये जो एसेट की जो ट्रू वैल्यू उसको नहीं बताता। अगर कहने का मतलब ये कि मतलब इनके अंदर कुछ कंपनी रजिस्टर होती हैं, अब उस कंपनी वो बढ़ती है तो ये दिखाएगा कि जो मार्केट है वो भी राइज कर रहा है, लेकिन अगर वो कंपनी डूबती है तो ये भी दिखाएगा कि जो मार्केट है वो भी क्रैश कर रहा है। तो ये उन कंपनीज पे चलती है, लेकिन जो आपने स्टॉक खरीदा है, मान ली किसी और कंपनी का खरीदा है, तो उसकी जो ट्रू वैल्यू उसको नहीं बताएगा ये बस स्टॉक मार्केट का काम है आपको एक अंदाजा देना कि अब मार्केट बढ़ेगा मार्केट गिरेगा, तो बस उसका काम है अंदाजा देना। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये आपका दिमाग प्रेजेंस ऑफ माइंड पे डिपेंड करता है कि जो आपने स्टॉक लिया है वो चढ़ने वाला है, उतरने वाला है, गिरने वाला है, क्या होने वाला है उसके साथ। अगला है इकोनॉमिक इंडिकेटर। तो देखिए स्टॉक मार्केट का हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में बहुत ही बड़ा हाथ होता है। जैसे इकोनॉमिक अगर स्टॉक मार्केट गिरता है, क्रैश होता है, तो हमारी इंडियन इकोनॉमी को भी काफी ज्यादा नुकसान होता है, लेकिन अगर वहीं पे वो स्टॉक मार्केट राइज करता है तो हमारी इकोनॉमी भी बढ़ती है। तो मतलब इसका सीधा सीधा ताल्लुक है हमारी इकोनॉमिक कंडीशन से। तो स्टॉक मार्केट जो होता है वो एक इंडिकेटर का काम करता है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। अगर वो स्टॉक मार्केट बढ़ेगा तो यानी हमारी ग्रोथ भी बढ़ रही है, अगर वो गिरता है तो हमारी इकोनॉमी भी कम हो रही है, तो एक इंडिकेटर का काम करता है। अब हम स्टॉक मार्केट को इकोनॉमिक पल्स भी बोल सकते हैं और इकोनॉमिक मिरर भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये रिफ्लेक्ट करता है हमारी इकोनॉमिक रियलिटी को। अब देखिए जब आपको स्टॉक मार्केट को समझना है तो उसके लिए आपको उसकी जितनी भी टर्म्स है उनको अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर उनको टर्म्स को आप नहीं समझेंगे तो यानी आपने स्टॉक मार्केट को भी नहीं समझा। अब इसके अंदर आपने कई सारी टर्म सुनी होंगी या सुनने वाले हैं, जैसे कि सेंसेक्स, निफ्टी, बुल, बियर मार्केट, स्टॉक मार्केट क्रैश। तो ऐसी कई सारी इसमें टर्म्स है जिनका यूज किया गया और इनको आप समझेंगे। एक शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे बुल मार्केट, जो बुल आपने सुना होगा, बुल क्या करता है अपने सींगों से ऊपर उठाता है, तो यानी जो बंदा स्टॉक को वैल्यू बढ़ाता है, राइज करता है, तो यानी उसको हम कहेंगे बुल। और जो बंदा जैसे बियर होता है अपने नाखून से क्या है, हाथ मारता है, पंजा मारता है नीचे की तरफ, तो ये जो जो व्यक्ति स्टॉक की वैल्यू नीचे गिराता है उसको हम बोलेंगे बियर। अब देखिए जो सेंसेक्स है और जो निफ्टी है, ये दो इंडिकेटर काम करते हैं स्टॉक मार्केट को इंडिकेट करने में। मतलब जैसे सेंसेक्स से आप पता लगा सकते हैं कि मार्केट राइज कर रहा है कि डाउन कर रहा है, वैसे निफ्टी से भी आप पता लगा सकते हैं कि राइज कर रहा है कि डाउन कर रहा है। अब इसके अंदर कुछ कंपनियां आती हैं इसमें, जैसे कि सेंसेक्स में है 30 कंपनियां और निफ्टी में है 50 कंपनियां, तो उन कंपनियों को देखा जाता है कि उनके स्टॉक बढ़ रहे हैं गिर रहे हैं, तो उन्हीं के हिसाब से ये वो आंकड़ा देते हैं। तो आपने सेंसेक्स और निफ्टी के बारे में कई ऐसी फाइनेंशियल वेबसाइट्स के बारे में सुना होगा, बिजनेस न्यूज जो नेटवर्क्स होते हैं उनके बारे में सुना होगा, और जितनी भी जो मैगजीन्स होती है उनके बारे में इनके बारे में सुना होगा। वो बताते हैं कि आज स्टॉक इतना इतना, तो उसके बारे में जानकारी देते हैं। तो स्टॉक एक्सचेंज जो फंक्शंस होते हैं वो एक बैरोमीटर की तरह काम करते हैं हमारी इकोनॉमी के लिए, और जितने भी फ्लक्चुएशन होते हैं उसको रिपोर्ट करते हैं, और जितने भी ट्रेंड्स हो गई, मूवमेंट्स हो गई हमारी सोसाइटी की, उसको भी दर्शाते हैं। तो स्टॉक मार्केट से हमें कई सारी चीजों का हमारे जो देश में चल रही है उनके बारे में पता चलता है। और तो और जो स्टॉक मार्केट होता है, जो विदेशी इन्वेस्टर्स होते हैं यानी फॉरेन के जो इन्वेस्टर्स होते हैं, उनको इनवाइट करता है कि वो भी अपने पैसों को इन्वेस्ट करें स्टॉक मार्केट में। इससे क्या हमारी देश की इकोनॉमी को हेल्प मिलती है ग्रोथ करने में। चलिए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ सेंसेक्स। तो सेंसेक्स का मतलब होता है सेंसिटिव इंडेक्स। तो इसके अंदर 30 कंपनियां शामिल होती हैं, और ये जो 30 कंपनियां होती है इनकी जो एज होती है, मतलब वो कितनी पुरानी होनी चाहिए कंपनी, 1978 के पहले की, 1949 के बाद की और 1978 से पहले की जो कंपनियां हैं उनको कंसीडर किया जाता है इन 30 कंपनियों में। और इनका जो इंडेक्स होता है कि ये कंपनियां ग्रोथ में है, ये डाउन कर रही है, तो उनका इंडेक्स ये सेंसेक्स बताता है। तो इसके अंदर 30 ब्लू चिप स्टॉक्स आते हैं जो ये 30 कंपनियों के होते हैं, और ये वही कंपनियां होती हैं जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मोस्टली एक्टिवली ट्रेड करती हैं। अब देखिए बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 1000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं, लेकिन सेंसेक्स में बस 30 कंपनियां दिखाई जाती हैं। तो देखिए अब कैसे पता चलता है कि जो ये 30 कंपनियां, इनको कैसे चुना जाता है। तो ये कंपनियों की टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है, क्योंकि उन्हीं की वजह से इन कंपनियों को ऐड किया जाता है सेंसेक्स में। मतलब जिसकी कैपिटलाइजेशन, जिसकी वैल्यू ज्यादा बड़ी होगी उन्हीं कंपनियों को ऐड किया जाएगा। मतलब इसमें से बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, इसमें सारी जो छोटी कंपनियां होती है उनको ऐड नहीं किया जाता। और इनका जो इंडेक्स है उसको रिव्यू किया जाता है सेमी एनुअली, मतलब 6 महीने बाद किया जाता है। अब जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक में चेंज आ रहा है, वैसे स्टॉक जो होते हैं वो रिप्लेस होते जाते हैं और नए नए स्टॉक नए नए सेक्टर से ऐड होते जाते हैं। अब देखिए जो सेंसेक्स होता है वो भी एक इंडिकेटर का काम करता है, ये हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बताता है। तो सेंसेक्स हमारी इकोनॉमी के लिए एक बैरोमीटर की तरह काम करता है, जो हमारी इंडिया की स्टॉक मार्केट की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करता है। अब हम जानेंगे सेंसेक्स के क्या क्या फीचर्स होते हैं। तो 1986 में सेंसेक्स को पहली बार बनाया गया था, और इसमें 30 इंडियन लार्जेस्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग फर्म्स को इंक्लूड किया गया था और उनका इंडेक्स दिखाया गया था। बीएसई में जितनी भी कंपनी लिस्टेड है वो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट और मोस्ट इंपोर्टेंट इंडस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करता है, और इंडिया में सबसे ज्यादा सेंसेक्स को ही देखा जाता है। तो सेंसेक्स को या तो इंडियन रुपीज में या यूएस डॉलर में कैलकुलेट किया जाता है। तो पिछले साल 31 अगस्त को इस इंडेक्स की जो वर्थ थी वो थी 3.71 ट्रिलियन रुपीज। तो देखिए इस वर्थ के पीछे कौन कौन सी कंपनियां शामिल थी उनके बारे में बताया गया है। पहली कंपनी थी रिलायंस इंडस्ट्रीज, दूसरी एचडीएफसी बैंक, तीसरा इन्फोसी, और एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक।
अब देखिए जैसे जैसे इंडियन इकोनॉमी में इवैल्यूएशन होता रहा, चेंजेस होते रहे, वैसे जो सेंसेक्स का जो मेथड था उसमें भी चेंजेस आने लगे, उसको जो कैलकुलेट करने का मेथड था उसमें भी काफी ज्यादा परिवर्तन आने लगा। अब देखिए 2003 में क्या हुआ, पहले जो कंपनी लिस्टेड की जाती थी उनकी कैपिटलाइजेशन देखी जाती थी, अब उसको बदल दिया गया, उसको कर दिया गया फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन में। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन और फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन में क्या अंतर है। अब देखिए मान लीजिए दो कंपनी है, एक कंपनी है 10,000 करोड़ रुपए की कंपनी है और जो दूसरी कंपनी है वो 5,000 करोड़ की कंपनी। अब देखिए जो 10,000 करोड़ की कंपनी का जो मालिक है उसने क्या किया, 60% अपने पास रखा और 40% डाइल्यूट कर दिया, मतलब उसके शेयर बेच दिए 40%। वहीं पर जो 5,000 करोड़ वाली कंपनी का जो मालिक था उसने क्या किया कि 20% अपने पास रखा और 80% उसने डाइल्यूट कर दिया, मतलब 80% शेयर बेच दिए। तो अब ऐसे में कौन सी बड़ी कंपनी हुई, 5,000 वाली कंपनी बड़ी हुई। देखे वैसे अगर आप देखिए पहले क्या होता था, जिसकी मार्केटिंग मतलब कैपिटलाइजेशन ज्यादा है, जैसे 10,000 रुपए वाली 10,000 करोड़ की जो कंपनी है वो बड़ी है, लेकिन अब कौन बड़ी हो गई, 5,000 करोड़ वाली कंपनी, क्योंकि उसने अपने शेयर ज्यादा डाइल्यूट करे हैं। तो फ्री फ्लोटिंग कैपिटलाइजेशन में वही होता है, जो अपने शेयर ज्यादा डाइल्यूट करता है, ज्यादा नंबर ऑफ शेयर डाइल्यूट करता है, वही बड़ी कंपनी होती है। और जो अपने शेयर ज्यादा डाइल्यूट करता है उसी की कंपनी को लिस्टेड किया जाता है सेंसेक्स में। तो देखिए इसमें भी वही बोल रहा है कि जो वो वैसा इंडेक्स बताया जाता है, जो कंपनी अपने जो शेयर है, जितने नंबर ऑफ शेयर डाइल्यूट करेगी वो कंपनी उतनी बड़ी होगी। और देखिए फॉर एग्जांपल के लिए बोला है, स्टॉक हेल्ड बाय कोऑपरेटिव एग्जीक्यूटिव आर नॉट इंक्लूडेड, मतलब ऐसे शेयर जो मतलब कंपनी के ओनर के पास खुद है वो शेयर काउंट नहीं किए जाएंगे। ये देखा जाएगा कि वो कंपनी कितने शेयर डाइल्यूट कर रही है, तो जो कंपनी सबसे ज्यादा शेयर डालेगी वही सबसे ज्यादा बड़ी कंपनी होगी। और जो सेंसेक्स में 30 कंपनियां लिस्टेड होती हैं और उसमें उसका नाम होगा, मतलब जो सेंसेक्स में जो 30 कंपनियां लिस्टेड है, मतलब उन्होंने अपना सबसे ज्यादा स्टॉक डाइल्यूट किया है। अब देखिए बोल रहा है कि सेंसेक्स ने बस अपना मेथड बदला, गोल नहीं बदला। गोल तो उसका सेम है, आपको राह दिखाना, मतलब वो इंडिकेट करती है कि कब मार्केट ग्रो करके आज मार्केट गिरेगी, तो उसका काम है बस आपको इंडिकेट करना। और देखिए जो सेंसेक्स है उसको रीवैल्यूएट कर दिया जाता है सेमी एनुअली, मतलब हर 6 महीने बाद सेंसेक्स को रिवैल्यूएट कर दिया जाता है। तो देखिए S&P यानी सेल एंड परचेस BSE इंडेक्स कमेटी, जो ये कमेटी होती है ये अपने कंपोनेंट, कुछ उनके क्राइटेरिया होते हैं, उनके बेस पे अपने कंपोनेंट चूज करती है। तो इनका पहला क्राइटेरिया ये है कि जो भी कंपनी है वो लिस्टेड होनी चाहिए BSE में, और जो भी कंपनी है कॉर्पोरेशन है वो कम से कम बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, लार्ज टू मेगा कप, यानी बहुत ही बड़ी होनी चाहिए, लार्ज स्केल पर होनी चाहिए। और उन कंपनी के जो स्टॉक्स है वो लिक्विड की तरह होने चाहिए, मतलब उनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए। और कंपनीज ऐसी होनी चाहिए जो प्रॉफिट को जनरेट कर सके, ये नहीं कि लॉस में जा रही है, सिर्फ प्रॉफिट वाली कंपनी को ही लिया जाएगा। और कंपनियों को अपने सेक्टर में बैलेंस बनाना आना चाहिए। अब हम देखेंगे जो सेंसेक्स है इसको हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं। तो अब देखिए सेंसेक्स की जो वैल्यू है उसको हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, जो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है उस मेथड से हम सेंसेक्स की वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया था, फ्री फ्लोट मतलब कौन सी कंपनी अपने शेयर ज्यादा डाइल्यूट कर रही है, तो जो सबसे ज्यादा डाइल्यूट करेगी सेंसेक्स की वैल्यू उसके लिए उतनी ज्यादा होगी। अब देखिए सेंसेक्स की जो अप्रोच है वो थोड़ी सिमिलर है मार्केट कैपिटलाइजेशन से, मतलब मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब किसकी कंपनी की ज्यादा कैपिटल है। तो ऐसी कंपनी जिनकी जो कैपिटलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा है, तो ऐसी कंपनियों को जो सेंसेक्स है वो लीड करता है। अब जो फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन है वो मार्केट कैपिटलाइजेशन का अल्टरनेटिव है, और इसी कैपिटलाइजेशन से हमें पता चलता है कि कितने शेयर्स हैं जो ट्रेडेबल है, मतलब जिनको बेचा जा रहा है। और इसमें वो शेयर्स इंक्लूड नहीं होते हैं जो रिस्ट्रिक्टेड शेयर्स होते हैं या जो बिक चुके हैं, या फिर जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उनके पास जो पहले से ही शेयर होल्ड करते हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाता। ये सिर्फ ऐसे शेयर्स बताता है जो ट्रेडेबल है, जिनको अभी चल रही है जिनकी सेल। तो ऐसे ही शेयर जो ट्रेडेबल है वो हमें सेंसेक्स को डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं। अगला है निफ्टी इंडेक्स। अब देखिए जैसे सेंसेक्स था वो BSE के द्वारा रिलीज किया जाता था, जैसे ऐसे ही जो निफ्टी है, निफ्टी इंडेक्स को रिलीज किया जाता है NSE के द्वारा। NSE का मतलब है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों का काम एक ही है, ये दोनों एक टाइप के इंडिकेटर है। अब जैसे कि जो सेंसेक्स था उसमें 30 कंपनीज आती थी टॉप मोस्ट, वैसे ही इसमें 50 कंपनी आती है टॉप मोस्ट। निफ्टी को हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50 भी बोल सकते हैं, और इसको NSE द्वारा क्रिएट किया गया था 21 अप्रैल 1996 में। अब देखिए NSE में 2000 से भी ज्यादा कंपनीज लिस्टेड हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 50 कंपनीज जो टॉप मोस्ट कंपनीज है उनका ही बेंचमार्क इंडेक्स दिखाया जाता है। इसलिए हम निफ्टी को निफ्टी 50 भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें 50 टॉप मोस्ट कंपनी आती हैं। अब आपको निफ्टी की कुछ हिस्ट्री के बारे में बताया गया है। अब देखिए हिस्ट्री में आपको ज्यादा नहीं घुसना है, बस आपको बस ये डेट याद रखनी है कि कब ये बनाया गया। 1994 और 1992 में फाउंडेशन थी, और 1994 में से पहली ट्रेड करी गई, बस आपको इतना याद रखना है। अब हम देखेंगे निफ्टी कैसे काम करता है। अब देखिए जो निफ्टी 50 है ये जो दोनों मेथड पे काम करता है, एक तो फ्री फ्लोट पे और मार्केट कैपिटलाइजेशन पे, दोनों पे अप्रोच करता है। अब जो निफ्टी का देखिए लेवल इंडेक्स है वो बताता है कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में जो इंडेक्स में जितने भी स्टॉक्स हैं उनकी कितनी वैल्यू है, उसके बारे में ये इंडेक्स बताता है।
अब देखिए जो निफ्टी इंडेक्स की जो करंट बेस वैल्यू है उसको 3 नवंबर 1995 को लिया गया था। तो उस दिन निफ्टी के जितने भी स्टॉक थे उनकी जो बेस कैपिटल थी वो थी 2.06 ट्रिलियन रुपीस और बेस वैल्यू थी 1000 रुपीस। अब देखिए जो इंडेक्स वैल्यू है इसको कैसे निकाला जाता है। तो इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमें समझना होगा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है उसको कैसे निकाला जाता है। अब देखिए मार्केट कैपिटलाइजेशन निकालने का मतलब है किसी कंपनी का कितनी उसकी वेल्थ है वो निकालना है। तो मान लीजिए किसी कंपनी के 100 शेयर्स हैं, मतलब 100 स्टॉक्स हैं। अब एक स्टॉक की वैल्यू है 10 रुपए, तो 100 को 10 से इंटू कर देंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1000 रुपए। तो यानी उस कंपनी की जो कैपिटलाइजेशन है वो है 1000 रुपीज की। अब देखिए जो फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन है अब उसमें क्या होता है कि जितने भी ओनर्स के पास जो शेयर है उसको माइनस कर दिया जाता है, उनको मतलब काउंट नहीं किया जाएगा। तो देखिए प्राइस इनटू इक्विटी कैपिटल, जो आपने ऊपर मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाली थी अब उसमें आपको क्या करना है, जो इन्वेस्टेबल वेट है फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर देना है। अब जैसे कि मैंने ऊपर के एग्जांपल में बताया था, अब 1000 रुपए आ गई मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब वो देखिए 100 100 थे शेयर्स और मान लीजिए 10 शेयर जो है वो कंपनी के ओनर के पास है, तो अब उसको तो ऐड नहीं किया जाएगा, तो बचे कितने हैं 90 शेयर। तो 90 शेयर की वैल्यू कितनी है 10, तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितने बचे 900 शेयर्स, 900 रुपए के शेयर्स। यानी जो 900 रुपए यही है फ्री फ्लोट कैपिटलाइजेशन। अब देखिए जो हमने फ्री फ्लोट मार्केट कैपिटलाइजेशन निकाल लिया है इसी को हम बोलते हैं करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन। अब इसी से हम इंडेक्स वैल्यू निकालेंगे। अब देखिए इंडेक्स वैल्यू इक्वल्स टू करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन अपॉन में 1000 मल्टीप्लाई बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो अब देखिए इंडेक्स वैल्यू क्या आएगी। अब देखिए जो करंट मार्केट कैपिटलाइजेशन यानी जो फ्री फ्लोट मार्केट मार्केट कैपिटलाइजेशन थी वो कितनी आई थी हमारी 900 रुपए। अब 900 को डिवाइड कर दीजिए 1000 मल्टीप्लाई बाय जो बेस मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी आई थी हमारी, प्राइस इनटू इक्विटी कैपिटल, यानी ये कितनी आई थी 1000 रुपए। तो अगर हम इसको डिवाइड करके मल्टीप्लाई इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 900, यानी इंडेक्स वैल्यू हमारी कितनी आई 900। तो ऐसे करके इंडेक्स वैल्यू निकाली जाती है। और देखिए जब आप निफ्टी में देखते हैं कि उसकी इंडेक्स वैल्यू कितनी है तो उसमें एक कंपनी का नहीं बताता, 50 कंपनियां इंक्लूडेड होती हैं। तो 50 कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है, फ्री फ्लोटिंग मार्केट कैपिटलाइजेशन देखी जाती है, तो 50 कंपनियों का इंडेक्स वैल्यू बताया जाता है। ऐसी सेंसेक्स में 30 कंपनियों का बताया जाता है। जैसे मैंने आपको एक कंपनी का एग्जाम्पल बताया वैसे उसमें सारी कंपनियों के शेयर्स मिला के उनकी प्राइस मिला के जब आपको बताया जाता है। अब देखिए ऊपर आपने पढ़ा था इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर, तो इसका मतलब ये होता है कि इंडिकेट करता है कि कितने जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल है ट्रेडिंग के लिए, जिनको खरीदा और बेचा जा सकता है। तो वो ऐसे जो शेयर्स को बताता है उसको हम बोलते हैं इन्वेस्टेबल वेट फैक्टर। तो ये जो इंडेक्स वैल्यू है कंप्यूटर के द्वारा कंप्यूट किया जाता है, तो इसको रियल टाइम में बताया जाता है कि स्टॉक की प्राइस की कितनी वैल्यू फ्लक्चुएट कर रही है। अब देखिए जो हमने इंडेक्स वैल्यू निकालने के लिए जो फॉर्मूला देखा था तो ये सिर्फ कंप्यूटर के लिए नहीं है कि कंप्यूटर ने फॉर्मूला से निकाल के सारी वैल्यू बता दी है, बिजनेसेस पे लागू होता है और जितने भी कॉर्पोरेशन होते हैं उन पे लागू होता है। और जितने भी कॉर्पोरेटिव ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं जैसे कि स्टॉक स्प्लिट्स, स्टॉक राइट्स, ऐसे इशू को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए जो निफ्टी है वो एक बेंचमार्क की तरह काम करता है जिससे हम इंडियन स्टॉक मार्केट को जज करते हैं। निफ्टी से ही पता चलता है कि आज मार्केट बढ़ेगा कि घटेगा। और सब लोग जो भी स्टॉक खरीदते हैं या फिर बेचते हैं वो मोस्टली इसको देखा करते हैं, इसको चेक करते रहते हैं बार बार। तो ये एक टाइप की स्टेबिलिटी और एक इफेक्टिवनेस को प्रोवाइड करवाता है। कैपिटल मार्केट, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए जो कैपिटल मार्केट होती है वो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को मिलकर बनती है। अब देखिए आपको एग्जाम में याद रहे तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। जो प्राइमरी मार्केट में जो लोग होते हैं वो अपने स्टॉक को बेचते हैं और जो सेकेंडरी मार्केट में जो लोग होते हैं वो स्टॉक को खरीदते हैं। तो देखिए पहली वाली में आते हैं सेलर और दूसरे वाली मार्केट में आते हैं बायर्स। तो देखिए सेलर्स कौन होती है, कंपनियां जो अपने स्टॉक्स बेचती हैं, तो प्राइमरी में सारी कंपनीज आ जाती हैं। और सेकेंडरी में कौन आते हैं, जो खरीदते हैं यानी इन्वेस्टर्स। तो प्राइमरी में आएंगे कंपनी और सेकेंडरी में आएंगे इन्वेस्टर्स। तो अब देखिए ऐसी कंपनियां जिनको अपने जो फंड्स हैं उनको लॉन्ग टर्म के लिए राइज करना है तो वो ऐसे कैपिटल मार्केट के थ्रू करवाती हैं। तो कैपिटल मार्केट एक तरीके का फाइनेंशियल सिस्टम है या एक इंस्टीट्यूशन है या फिर एक लोकेशन है जहां पर जो कंपनीज होती हैं, जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो आपस में लेन देन करते हैं, एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी का एक्सचेंज किया जाता है। तो जो कैपिटल मार्केट होती है जो भी सेलर्स है और जो भी सप्लायर्स है उनकी हेल्प करती है कैपिटल को राइज करने में। और देखिए स्टॉक को, बॉन्ड को या जितने भी अदर इन्वेस्टमेंट होती है उनकी सेल करवाकर ये इनकी हेल्प करती है। तो कैपिटल मार्केट प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट को कंप्राइज कर देती है, मतलब मिला देती है। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है, प्राइमरी मार्केट ट्रेड न्यू फाइनेंशियल सिक्योरिटीज, मतलब इसका मतलब ये न्यू सिक्योरिटी का मतलब है कि नए स्टॉक्स को बेचना यानी सेल करना। और सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, एक्सचेंज यूज्ड सिक्योरिटीज। अब इसमें क्या है, वो सिक्योरिटीज लेते हैं, वो सिक्योरिटीज बेचते हैं यानी अपने क्या स्टॉक्स बेचते हैं। और वो जो सेलर्स होते हैं मतलब इन्वेस्टर्स होते हैं वो स्टॉक को खरीद लेते हैं, बदले में पैसे दे देते हैं। तो इनके बीच में क्या एक्सचेंज चलता रहता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट के बीच में। तो मेनली कैपिटल मार्केट में जो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज है उनका ट्रेड किया जाता है। तो मेनली जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, जो कमोडिटीज होती हैं, वही कैपिटल मार्केट में ट्रेड करती हैं। मतलब इनका जो मैच्योरिटी टाइम होता है वो कम से कम तो 1 साल का होता है, 1 साल के बाद ही
होता है इनका मैच्योरिटी टाइम। अगर आपको सीधे शब्दों में समझाऊं तो कोई एक कंपनी है जिसने कैपिटल मार्केट में अपने स्टॉक्स को बेचा, तो ये लॉन्ग टर्म वाले स्टॉक्स होते हैं। तो किसी ने इन्वेस्टर ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे, स्टॉक खरीद लिए, तो अब कम से कम वो 1 साल के अंदर अंदर उस स्टॉक को वापस बेच नहीं सकता, जब तक कि 1 साल पूरा नहीं हो जाता। 1 साल के बाद ही वो अपने स्टॉक्स को वापस बेच सकता है। अब देखिए कैपिटल मार्केट का मेन काम क्या होता है, लिंक बैठाना, जो सेलर्स और बायर्स के बीच में एक लिंक का काम करता है कैपिटल मार्केट। अब देखिए कैपिटल मार्केट में जो भी फंड सेल किए जाते हैं वो मेनली लॉन्ग टर्म में हमारी जो इकोनॉमिक है उसकी वेल्थ को डेवलप करते हैं। तो कैपिटल मार्केट एक मेन रोल प्ले करता है इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशन के बीच में। जो कैपिटल मार्केट होता है ये ट्रांजेक्शन को काफी इजी कर देता है किसी भी इन्वेस्टर्स और कॉर्पोरेशन के बीच में। तो जो दोनों ही पार्टीज होती हैं वो कैपिटल मार्केट के अंदर अपनी जो भी वो लेन देन करना है वो लीगली रूप से आसानी से स्मूथली कर सकती हैं। अब आप इस डायग्राम को समझिए। देखिए सबसे टॉप पे क्या होता है, फाइनेंशियल मार्केट। अब इसके दो टाइप होते हैं, कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट। तो कैपिटल मार्केट के भी दो हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। अब हम पहले देखेंगे प्राइमरी मार्केट को, फिर देखेंगे सेकेंडरी मार्केट को। तो देखिए बोल रहा है कि जो प्राइमरी मार्केट होता है सबसे जरूरी एलिमेंट होता है कैपिटल मार्केट के लिए, क्योंकि प्राइमरी मार्केट में न्यू स्टॉक्स को बेचा जाता है। अब मैं आपको पहले ही बता दूं, जहां पे भी सिक्योरिटी वर्ड आपको दिख रहा है इसका मतलब फंड, स्टॉक, शेयर, ये सब का मतलब एक ही है। तो अब जैसे कि ये बोल रहा है कि इसमें डील किया जाता है न्यू स्टॉक से, जो नए स्टॉक जो कंपनी और रिलीज करती है या डाइल्यूट करती है उनसे डील करना होता है। अब जो प्राइमरी मार्केट होता है ये की रोल प्ले करता है, क्योंकि इसी की वजह से जितने भी और इंस्टीट्यूशन है और जो भी वेरियस आइडेंटिटी है इसी से बनी है। क्योंकि देखिए इसी में क्या सारे स्टॉक्स बेचे जाते हैं, अगर बेचे ही नहीं जाएंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं, और ऐसे क्या पूरी मार्केट कुछ भी नहीं रहेगा। तो सबसे जरूरी क्या है, प्राइमरी मार्केट ही है। अब बोल रहे हैं कि जो प्राइमरी मार्केट होती है ये अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो इन्वेस्ट करे अपनी सेविंग्स को उनके एसेट्स में। यहाँ पे एसेट्स का मतलब वही है शेयर से और स्टॉक से। इसमें काफी सारे वर्ड्स ऐसे सिमिलर से हैं तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में 3 आइडेंटिटी इन्वॉल्व होती है, उनके बारे में बताया गया। पहली है कंपनी, फिर दूसरा है अंडर राइटर और तीसरा है इन्वेस्टर। अब देखिए कंपनी क्या करती है, वो सिक्योरिटी को फर्स्ट टाइम इशू करती है, मतलब इसका मतलब ये कि वो अपने शेयर्स को डाइल्यूट करती है, मतलब नए नए स्टॉक्स क्रिएट करती है। अब देखिए अंडर राइटर का काम क्या होता है, राइटर का मतलब ये नहीं कि वो बैठ के कुछ लिखेगा, इसका मतलब ये जो उसने अपने शेयर्स डाइल्यूट करे हैं, स्टॉक बनाए हैं, उनकी क्या वैल्यू, क्या प्राइस होगी, तो ये डिसाइड करता है अंडर राइटर। और इन्वेस्टर का काम होता है उनमें इन्वेस्ट करना, यानी स्टॉक को खरीदना, परचेज करना। अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या क्या इंक्लूडेड है, जैसे कि नोट्स, बिल्स, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और कॉर्पोरेट शेयर्स। तो देखिए सिक्योरिटी का मतलब ये सब है, सिक्योरिटी के अंदर नोट्स, बिल्स, बॉन्ड्स वगैरह ये सब आ जाते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्राइमरी मार्केट। तो प्राइमरी मार्केट का पहला करेक्टरिस्टिक्स ये है कि जितनी भी कंपनी जो प्राइमरी मार्केट में अपने शेयर्स को बेचती है उनको क्या चाहिए होता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितनी भी कंपनीज होती है उनका मेन पर्पस यही होता है प्राइमरी मार्केट से कि उनको लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल मिल सके। और दूसरा करेक्टरिस्टिक्स ये है कि इसमें नई सिक्योरिटी को इशू किया जाता है और बेचा जाता है और इन्वेस्टर्स द्वारा खरीदा जाता है। और इन सिक्योरिटी का मतलब सिक्योरिटी में शेयर्स, बॉन्ड्स और बिल्स वगैरह आ जाते हैं। अब है सेकेंडरी मार्केट। तो सेकेंडरी मार्केट का काम होता है कि जितने भी स्टॉक्स, बॉन्ड्स को इशू किया गया है और उनको बेचा गया है, तो उनमें क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट से उनको खरीदते हैं। और देखिए इसमें सिर्फ खरीदते भी नहीं है, बेचते भी हैं। जो ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए जो खरीदा हुआ है, मैंने आपको पहले बताया ना, कम से कम 1 साल बाद वो अपने जो स्टॉक लिया है उसको बेच सकता है। तो सेकेंडरी मार्केट में जो उसने स्टॉक लिया है उसको वो वापस बेच सकता है लॉन्ग टर्म वाले को। अब देखिए जितने भी बीएससी है यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और जितने भी जो स्टॉक एक्सचेंज और बॉन्ड मार्केट है वो सब सेकेंडरी मार्केट में फॉल करती हैं। क्योंकि जितने भी स्टॉक्स खरीदे जाते हैं वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे जाते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदे जाते हैं। तो इनका काम यही होता है कि यहाँ से क्या है, स्टॉक खरीदा जाता है और बेचा भी जाता है। जो सिर्फ बेचा वही जाएगा जो प्राइमरी मार्केट में पहले से ही लिस्टेड है। तो अब देखिए प्राइमरी मार्केट में क्या होता है कि नई सिक्योरिटी को इशू किया जाता है, फिर इसको पब्लिक में फर्स्ट टाइम ऑफर किया जाता है। फिर जो सेकेंडरी मार्केट में क्या होता है, ये जो इन्होंने इशू करा है इसको सेकेंडरी मार्केट में बेचा जाता है, ट्रेडिंग करी जाती है। और फिर जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं सेकेंडरी मार्केट से उन स्टॉक्स को या फिर जो भी सिक्योरिटी है उनको खरीद लेते हैं। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सेकेंडरी मार्केट। तो देखिए जैसे कि जो प्राइमरी मार्केट था वो लॉन्ग टर्म वालों के लिए जरूरतमंद था, लेकिन जो सेकेंडरी मार्केट है ये जितनी भी कॉर्पोरेशन है उनकी जो शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी की जरूरतों को पूरा करता है। मतलब कुछ ऐसी भी कंपनी होती है जो शॉर्ट टर्म के लिए अपने स्टॉक्स को बेचती है, जैसे कुछ महीने के लिए या कितने भी दिन के लिए। तो ऐसे में जो सेकेंडरी मार्केट होता है इन कॉर्पोरेशन की हेल्प करता है इनके स्टॉक को सेल करवाने में और इनकी जरूरतों को पूरा करने में। और सेकेंडरी मार्केट जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट को सेफगार्ड करता है और एक हॉनेस्ट और एक फेयर डीलिंग करने में हेल्प करता है। और ये इन्वेस्टर्स को इंश्योर करता है कि उनके साथ कोई भी फ्रॉड नहीं होगा। अब दोनों में डिफरेंशिएशन बताया गया, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में। तो ये मैं आपको पहले ही सब बता चुका हूँ कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। डिफरेंट टाइप ऑफ कंपनीज इशू एंड ऑफरिंग, आईपीओ, एफपीओ, ओएफएस। अब मान लीजिए आपको अपनी कंपनी है आपकी और आपको उसकी कैपिटल बढ़ानी है, लेकिन आपके जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स हैं वो आपको क्या है, एक सफिशिएंट इक्विटी नहीं दे रहे हैं, और ऐसे में आप बैंक से लोन लेना भी नहीं चाहते हैं।
तो आपके पास एक दूसरा रास्ता है, आपको लोन लिए बगैर ही आप अपनी जो कैपिटल है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। तो देखिए आईपीओ की मदद से, एफपीओ की मदद से और ओएफएस की मदद से आप अपनी कैपिटल इंक्रीज कर सकते हैं। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, एफपीओ का मतलब है फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग और ओएफएस का है ऑफर फॉर सेल। तो देखिए आपने अभी जितनी भी टर्म सुनी इनका मतलब होता है किसी भी ऑफर में चेंज लाना, और ये सारी प्राइमरी मार्केट से जुड़ी हुई हैं। अब इनमें हल्का सा डिफरेंस होता है, एक एक करके अब हम इनको समझेंगे। पहला है आईपीओ। तो देखिए आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसमें क्या होता है, जो भी प्राइवेट कंपनी है वो अपनी कंपनी को शेयर बनाती है और उनको पहली बार किसी जनरल पब्लिक में अनाउंस करती है या रिलीज करती है। फिर उससे क्या होता है, जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं उसमें पहली बार उसको जानते हैं, उनके बारे में देखते हैं और उनमें इन्वेस्ट करते हैं। अब देखिए कोई भी कॉर्पोरेशन है या कोई भी कंपनी है जो अपने शेयर पब्लिक में जारी कर रही है उससे हम बोलते हैं इशूअर। तो जो भी कंपनी अपने शेयर को इशू करती है वो मल्टीपल इन्वेस्टमेंट बैंक के जितने भी असिस्टेंट होते हैं उनके सहारे करती है। अब जब आईपीओ कंप्लीट हो जाता है तब कंपनी के जितने भी शेयर्स होते हैं वो ओपन मार्केट में ट्रेड होना शुरू हो जाते हैं। तो अब देखिए जितनी भी जो प्राइवेट कंपनीज होती है जो आईपीओ इशू करती है, उनका मेन जो प्राइमरी आइडिया ये होता है कि वो पब्लिक से अपनी कैपिटल को राइज करें बाय सेलिंग इट्स शेयर, मतलब ओपन मार्केट में अपने शेयर बेचकर अपनी कंपनी की कैपिटल को राइज करना। तो जब कंपनी अपने शेयर्स बेचती है तो उसको कई सारे पैसे मिलते हैं जिससे वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सकते हैं। वट डज अ पब्लिक ऑफरिंग मीन्स फॉर अ कंपनी। अब आईपीओ का कंपनी के मुताबिक क्या मतलब है। तो इनिशियली क्या होता है कि जो भी कंपनी होती है उसको मेनली फंड उठाना है ताकि वो अपने बिजनेस को ग्रो कर सके। या तो वो इन्वेस्टर से उठाएगी, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनसे उठाएगी, और जितनी भी कॉर्पोरेशन में वैरायटीज होती है उनसे उठा सकती है, गवर्नमेंट से उठा सकती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जो कंपनी होती है वो इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि उनके लिए जो फंड्स है वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे में कंपनी क्या करती है, वो आईपीओ लॉन्च करती है। वो अपनी कंपनी के कुछ शेयर्स बनाती है और उनको जो पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज है पहले तो उसमें अपने आप को लिस्टेड करवाती हैं। फिर जब वो स्टॉक एक्सचेंज में अपने आप को लिस्ट करवाती है फिर वो अपने स्टॉक्स को सेल करती हैं, जिससे वो क्या करती है, वो फंड उठाती है इन्वेस्टर्स से। और जब उनको अपने स्टॉक्स बेच के पैसे मिल जाते हैं तो वो अपने बिजनेस में लगा के उसको और भी ज्यादा ग्रो करती हैं। वट डज अ पब्लिक ऑफरिंग मीन फॉर इन्वेस्टर्स। अब देखिए जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो स्टॉक्स खरीदते हैं, अब उनके लिए आईपीओ का क्या मतलब है। अब देखिए मान लीजिए आप इन्वेस्टर्स हैं तो आप कोई भी आप शेयर खरीदते हैं किसी भी कंपनी में तो आप उसके थोड़े से ओनर हो जाते हैं। जितनी भी आपने पार्ट का अपना शेयर खरीदा है किसी भी कंपनी का, जितना शेयर आपने खरीदा, जितना भी परसेंट आपने खरीदा है, तो आप उतने परसेंट उस कंपनी के मालिक हो जाते हैं। अब देखिए जब कोई कंपनी डिसाइड कर लेती है उसको पब्लिक में जाना है तो उससे कई सारे ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं, जैसे कि एम्प्लॉय स्टॉक ओनरशिप प्लान। तो इसका मतलब ये है कि मतलब जो कंपनी अपने स्टॉक्स बेच रही है तो उसी के जो एम्प्लॉय जो उस कंपनी में काम कर रहे हैं वो उस स्टॉक को खरीद सकते हैं और कंपनी के मालिक बन सकते हैं। तो ये सेम आईपीओ की तरह है लेकिन आईपीओ से थोड़ा अलग है। इसमें कंपनी अपने ही एम्प्लॉइज को ऑफर करती है कि आप हमारी कंपनी के स्टॉक्स खरीद लीजिए, बदले में जो एम्प्लॉय है वो क्या उनको पैसे दे देते हैं ताकि वो अपने बिजनेस को और भी ज्यादा ग्रो कर सके। अब आईपीओ के दो टाइप होते हैं, पहला है फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग और दूसरा है द बुक बिल्डिंग प्रॉब्लम। अब देखिए फिक्स्ड प्राइस ऑफरिंग मतलब अपनी जब कंपनी अपने स्टॉक्स बनाती है तो वो अपने आप को घाटे में तो करेगी नहीं, ज्यादा ही वैल्यूएशन मांगेगी। तो जो अपने स्टॉक्स को बेचती है तो उसकी एक फिक्स्ड प्राइस रख देती है कि मतलब मेरे 100 स्टॉक्स है और एक स्टॉक की वैल्यू 10 रुपीज है तो ये फिक्स्ड रुपीज है। अब इन्वेस्टर अपनी मर्जी से 9 रुपए 8 रुपए तो नहीं कर सकता, कंपनी डिसाइड करके पहले एक फिक्स रेट तय कर देती है। फिर जब कंपनी अपने आप को लिस्टेड करवा लेती है स्टॉक एक्सचेंज में तो फिर वो अपने शेयर की प्राइस बता देती है इन्वेस्टर्स को, फिर जो इन्वेस्टर इंटरेस्टेड होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। अगला है द बुक बिल्डिंग प्रॉब्लम। अब देखिए जो कंपनी है वो अपनी तरफ से एक फिक्स्ड प्राइस को जारी करती है, लेकिन कई बार जो ये फिक्स्ड प्राइस होता है इतना ज्यादा होता है कि जो इनके स्टॉक है फिर वो बिकते ही नहीं है। अब मान लीजिए जैसे कि इनके 100 स्टॉक है, अब एक स्टॉक को ये 100 रुपए में बेच रहे हैं लेकिन इन्वेस्टर इतने खरीद ही नहीं पा रहे हैं। इन्वेस्टर चाहते हैं कि इसकी वैल्यू क्या 10 रुपए कर दी जाए। तो मतलब जो ये स्टॉक्स बेचे जाते हैं तो ये डिपेंड करते हैं कि जो इन्वेस्टर्स है उनकी डिमांड क्या है और वो कितने स्टॉक्स को जनरेट करते हैं, उनका रिकॉर्ड क्या है। तो उस पर डिपेंड होता है, इन्वेस्टर्स पर डिपेंड होता है कि स्टॉक की वैल्यू क्या रखी जाएगी। अगर आपको इजी वे में एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आपने अगर शार्क टैंक देखते होंगे तो उसमें भी देखा होगा जैसे कि वो कोई ऑफर लेकर आते हैं, जैसे कि 1 करोड़ रुपए में 10% इवैल्यूएशन, तो वो अपनी फिक्स्ड प्राइस लेकर आते हैं। लेकिन वहां पे वो क्या कहते हैं कि हम आपको 1% देंगे 2% देंगे, तो अपनी तरफ से क्या एडजस्ट कर लेते हैं। तो उस पे आप इन्वेस्टर की उस पे मूड पे डिपेंड करता है कि वो मतलब खरीद पा रहा है नहीं खरीद पा रहा है। अगला है एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब देखिए एफपीओ में क्या होता है, इसमें जो ऐसी कंपनी होती है जो पहले से ही लिस्टेड है स्टॉक मार्केट में, जो पहले अपने शेयर्स बेच चुकी है, अब मान लीजिए उनको और फंड्स चाहिए और पैसों की जरूरत पड़ गई तो वो और अपने शेयर्स इशू कर सकती है न्यू इन्वेस्टर को और जो भी करंट शेयर होल्डर है उनको भी, जिनके पास पहले से इस कंपनी के शेयर है उनको भी और जो नए इन्वेस्टर्स है उनको भी, मतलब ऐसी कंपनी जो पहले से लिस्टेड है। तो ऐसी कंपनी जो जनरली एफपीओ लेती है उनका मेन मकसद ये होता है कि वो अपने स्टॉक बेस को इंक्रीज कर सके। अब देखिए दोनों में अंतर समझिए, आईपीओ में था पहली बार जब कोई कंपनी अपने शेयर लागू करती है, लेकिन एफपीओ में क्या होता है जब कंपनी ऑलरेडी लिस्टेड है और फिर उसको फंड की जरूरत पड़ी फिर वो शेयर्स डाइल्यूट कर रही है। तो आईपीओ में होता है पहली बार और एफपीओ में होता है दूसरी तीसरी चौथी बार, उसमें कभी भी हो सकता है। अब देखिए जो कंपनी होती है वो एफपीओ को जब भी जारी कर सकती है जब उन्होंने पहले ही आईपीओ को जारी कर रखा हो। आईपीओ से जब उन्होंने अपने शेयर्स अपने कस्टमर्स को बेचे हो सेल करे हो तभी वो एफपीओ जारी कर सकते हैं।
लेकिन देखिए ऐसा होना चाहिए कि जब उन्होंने आईपीओ जारी करा कंपनी को, जब उन्होंने फंड उठाया और उससे प्रॉफिट हुआ, जब भी वो एफपीओ लॉन्च कर सकती है। मान लीजिए आईपीओ करा और कंपनी घाटे में चलेगी, तब वो एफपीओ लॉन्च नहीं कर सकती। अब देखिए बोल रहे कि जो एफपीओ है वो सब्स्टिट्यूएंट इशू है और जो आईपीओ है वो इनिशियल इशू है। इनिशियल मतलब शुरुआती दौर पर जो इशू करते हैं, और ये क्या सब्स्टिट्यूएंट मतलब इनिशियल मतलब शुरुआती के बाद जब हम सब्स्टिट्यूएंट बार बार करते रहते हैं, वो एफपीओ में है। अब देखिए एफपीओ दो कारण से बनता है। अगर मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर कर्जा है और कर्जे को उसको कम करना है, तो वो एफपीओ जारी कर सकता है। और जो कंपनी है या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कॉर्पोरेशन है, उसको अपनी कैपिटलाइजेशन इंक्रीज करनी है, तो वो एफपीओ जारी कर सकता है। या तो कर्जा चुकाना है या कैपिटलाइजेशन बढ़ानी है, तो इन दो पर्पस के लिए वो एफपीओ जारी कर सकता है। अब देखिए बिजनेस के लिए जो एफपीओ है उसका क्या मतलब है, तो देखिए एफपीओ का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि वो एक राइज करे एडिशनल कैपिटल, मतलब पहले से जो कंपनी की कैपिटल है उसको और भी ज्यादा कैपिटल राइज कर सके, तो एफपीओ का इसलिए यूज होता है। और जो एग्जिस्टिंग डेट है यानी जो भी कर्जा है उसको चुकाने के लिए कंपनी एफपीओ का यूज करती है। अब देखिए जो एफपीओ है वो भी दो टाइप का होता है, एक तो डाइल्यूटिव एफपीओ और दूसरा एफपीओ नॉन डाइल्यूटिव। अब देखिए डाइल्यूटिव एफपीओ में क्या होता है कि जो कंपनी देखिए आईपीओ में पहले से अपने शेयर की एक फिक्स्ड प्राइस रखी होती है। जैसे 100 शेयर है तो एक शेयर की रुपीज वैल्यू है 10 रुपीज, तो पहले से वो सेम होती है। तो जो एफपीओ जब जारी करते हैं तो वो चेंज नहीं होती है। जैसे आईपीओ में चेंज सेम थी, वैसी एफपीओ में भी वो अमाउंट सेम रहेगी। बस होता ही है कि जब वो एफपीओ जारी करते हैं तो स्टॉक की जो प्राइस होती है और जो शेयर की प्राइस होती है वो फॉल कर जाती है, यानी गिर जाती है। तो देखिए फॉल क्यों हो जाती है, मान लीजिए आपने कोई चीज बेची 10 रुपए में, अब बाद में आप वही सेम चीज बेच रहे हैं 10 रुपए में, तो भला कोई क्यों खरीदेगा जब तक उसकी वैल्यू कम नहीं करोगे। अब आपने वही सेम चीज 5 रुपए में बेची तो सब खरीद लेंगे। तो ऐसी क्या जो वैल्यू है वो स्टॉक की गिरती जाती है अगर आप एफपीओ लगाते जाते हैं तो। अब देखिए जो नॉन डाइल्यूटिव एफपीओ है वो इंडिकेट करता है कि जो भी कंपनी का स्टॉक होल्डर है वो अपने प्राइवेट शेयर को मार्केट में सेल कर रहा है। अब देखिए इस स्ट्रेटेजी से क्या होता है कि जो कंपनी के जो टोटल शेयर्स होते हैं उनको इंक्रीज नहीं किया जाता है, बल्कि जो एक शेयर है बस उसकी संख्या बढ़ाती जाती है। अगर सीधे शब्दों में समझाओ तो मान लीजिए कंपनी के 5 शेयर हैं, तो अब पांच तो मान लीजिए 4 शेयर है स्टॉक होल्डर के पास, वो बस एक शेयर में से उसने मतलब 100 शेयर बना दिए, तो नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ा दिए, लेकिन जो कंपनी के टोटल शेयर है उनको नहीं छेड़ा। यानी कंपनी के टोटल 5 ही शेयर है, बस उसने एक शेयर को 100 लोगों में यानी 100 इन्वेस्टर्स में बांट दिया। अब आपको डिफरेंशिएशन बताया गया आईपीओ और एफपीओ में, तो मैंने आपको सब इसके बारे में डिटेल में बता दिया, तो आप इसको देख लीजिएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया गया है, फिर कंपनियों के जो प्रोफाइल उसके एनालिसिस के बारे में बताया गया है, फिर जो प्रॉफिट और रिस्क है उसके बारे में बताया गया है। अगला है हमारा ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस। तो इसमें ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी लिस्टेड होती हैं वो अपने शेयर्स को सेल करती हैं एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के सहारे। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो अभी प्रमोटर्स होते हैं वो अपने शेयर को सेल करते हैं, वो भी पब्लिक में। तो देखिए इस मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया था सेबी के द्वारा, वो भी 2012 में। तो सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। मतलब ये ऐसी गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है जो इन एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे नजर रखती है कि ये कोई वो गलत काम तो नहीं कर रहे हैं। जैसे आरबीआई सभी बैंकों पे रूल और रेगुलेशन बनाता है और सब पे नजर रखता है, वैसे ही सेबी भी सभी बैंक स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बाकी सभी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे नजर रखता है। तो इस फैसिलिटी से क्या होता है कि जो प्रमोटर्स होते हैं, जो पब्लिक ट्रेडिंग फर्म के जो प्रमोटर्स होते हैं, वो अपनी जो ओनरशिप है वो थोड़ी रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि अपने वो शेयर बेच के अपनी जो ओनरशिप है उसको रिड्यूस कर सके। अब देखिए 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, तो इसका मकसद ये था कि जून 2013 तक जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग स्टैंडर्ड है उसका पालन किया जाए। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जो सेबी था उसने मैंडेटरी कर दिया कि ये जो मैकेनिज्म है जो 2012 में इंट्रोड्यूस हुआ था, अब इसको क्या मैंडेटरी कर दिया है कि सभी जो पब्लिक ट्रेडर्स है, कॉर्पोरेशन है, जितने भी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज है वो इसका यूज कर सकती हैं। फिर बाद में जो गवर्नमेंट थी उसने इस टेक्निक का यूज करा और उसने फिर जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी उसकी जो स्टेक्स है उनको सेल करा। तो आप न्यूज वगैरह में सुनते होंगे कि गवर्नमेंट ने ये बेच दिया वो बेच दिया, तो वो बेचा नहीं है, मतलब उसके जो स्टेक्स है उनको सेल किया है। अब देखिए ओनली 200 ऐसी कॉर्पोरेशन है जिसने इस मैकेनिज्म को एक्सेस किया है, और ये कॉर्पोरेशन मार्केट कैपिटलाइजेशन पे बेस्ड थे। अब देखिए जितनी भी कंपनियों ने अपना ओएफएस में लॉन्च किया तो उनको कम से कम अपना 25% शेयर जो था वो म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस फर्म के लिए बचाना चाहिए। अब देखिए इन दो इंस्टीट्यूशनल ग्रुप्स को छोड़कर जो कोई भी बाइडर है वो 25% से ज्यादा बोली नहीं लगा सकता, और कम से कम जो 10% है वही अमाउंट जो है रिटेल मार्केट में सेल किया जाएगा। जितने भी सेलर्स होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये ऑफर करते हैं, जितने भी शेयर्स होते हैं वो डिस्काउंट में देते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑफर फॉर सेल, क्योंकि इसमें जितने भी शेयर्स होते हैं उनको सेल में यानी सस्ते में बेचा जाता है, या तो डिस्काउंट पे बेचा जाता है या फिर बोली लगाई जाती है। अब देखिए जो ये ओएफएस की जो विंडो होती है ये एक ही दिन के लिए अवेलेबल होती है, क्योंकि इसमें सेल है तो मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ बढ़ जाएगी और बहुत ही ज्यादा इसको जल्दी जल्दी खरीदा जाएगा, तो इसको सिर्फ एक ही दिन के लिए खोला जाता है। देखिए जितनी भी कंपनी है जो ओएफएस ऑफर करती है उनको जब भी ओएफएस रिलीज किया जाता है उसके 2 दिन पहले ही बताना पड़ता है कि उनका क्या प्लान है, उनका जो स्टॉक एक्सचेंज है वो कितने में देना चाहते हैं, कितना प्लान है उनका। देखिए जो
OFS है ये FPO से ज्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि देखिए जो FPO है वो 3 से 10 दिन तक चलता है और इसमें कई सारे इसमें टाइम वेस्ट होता है और इसमें जो सेबी है उससे परमिशन लेनी पड़ती है कि हम FPO जारी करने वाले हैं तो परमिशन लेनी होती है, तो उसमें कई सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। लेकिन OFS में ऐसा नहीं होता, उसमें क्या सिर्फ एक ही दिन खुलता है और जल्दी जल्दी इसमें 100% मार्जिन होता है और इसमें क्या बोली लगाई जाती है स्टॉक्स और शेयर्स के पे, जो सबसे ज्यादा बोली लगाएगा उसको वो मिल जाता है शेयर। और शाम 6 बजे तक ये जिस दिन खुला जाता है शाम 6 बजे तक क्या बोली लगाई जाती है, ट्रेडिंग मेंबर्स को इसका कई ज्यादा फायदा मिलता है, कई बार उनको क्या एक्स्ट्रा मनी भी मिल जाता है क्योंकि अगर बोली ज्यादा हाई चली जाती है तो उनका फायदा हो जाता है। अब देखिए डिफरेंस बताया गया आईपीओ में और OFS में, तो आप ये देख लीजिएगा। वही सब बताया गया, एप्लीकेबिलिटी बताया गया है, शेयर का क्या टाइप होगा, रूल और रेगुलेशंस क्या होंगे, प्रोसीजर क्या होगा और क्या क्या फीस होगी उसके बारे में बताया गया है। तो अभी के लिए बस इतना ही। आई होप मैंने आपको जितना भी पढ़ा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब इसका अगला पार्ट मैं जल्दी ही डालूंगा। जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मैं मिलता हूँ आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।